नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की हेडलाइंस पर। स्कूल यूनिफॉर्म बदलने के संकेत पर बीजेपी ने साधा गहलोत सरकार पर निशाना। डीपीके न्यूज की खबर का हुआ असर। खबर चलने के बाद बस स्टैंड पर शुरू हुआ सफाई कार्यक्रम। राहुल शर्मा की मौत के मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। शहीद स्मारक पर दिया जा रहा है धरना। खबरें विस्तार से। राजस्थान में एक तरफ कांग्रेस में सियासी घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अब स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म बदले जाने के मामले को लेकर बीजेपी ने भी गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से स्कूल यूनिफॉर्म में बदलने की बात कहे जाने के बाद पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में शिक्षा मंत्री रहे वासुदेव देवनानी ने इस मामले को लेकर निशाना साधा। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री देवनानी ने इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार के पास शिक्षा के नाम पर उपलब्धियां नहीं, ऐसे में अब ड्रेस के रंग में बदलाव का काम किया जा रहा है। देवनानी के मुताबिक 3 साल में ही ड्रेस के रंग में बदलाव करने से आखिर क्या हासिल होने वाला है। देवनानी ने रंग बदलने को लेकर शिक्षा मंत्री डोटासरा पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। उल्लेखनीय कि 2017 में पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने स्कूली ड्रेस में करीब 20 साल बाद बदलाव किया था। उस समय छात्रों के लिए आसमानी रंग का शर्ट था, वह खाकी रंग की पैंट थी और छात्राओं के लिए सफेद सलवार व आसमानी रंग का कुर्ता था। बीजेपी सरकार ने उसे बदलकर कथई रंग की पैंट और हल्के भूरे रंग के शर्ट में तब्दील कर दिया था, जबकि छात्रों के लिए सलवार, स्कर्ट और चुन्नी कथई रंग की व कुर्ती का रंग हल्के भूरे रंग का किया था। इस बदलाव के दौरान बीजेपी सरकार की ओर से कहा गया था कि सरकारी स्कूल के स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थियों से कमतर नहीं लगे, इसलिए बदलाव किया गया है। राजधानी जयपुर के चोमू कस्बे में डीपीके न्यूज की खबर का असर हुआ है। दरअसल मुख्य बस स्टैंड पर लगे गंदगी के ढेर को लेकर डीपीके न्यूज ने प्रमुखता से खबर चलाई थी। उसके बाद नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारियों की नींद टूटी और खबर चलने के बाद आज नगरपालिका प्रशासन ने जेसीबी की मदद से मुख्य बस स्टैंड के सामने कृषि मंडी की भूमि पर साफ सफाई अभियान शुरू किया। साफ सफाई होने के बाद स्थानीय लोगों ने डीपीके न्यूज का आभार जताया। गौरतलब है कि नगरपालिका की नाक के नीचे कृषि मंडी की भूमि पर गंदगी के ढेर लगे हुए थे, जिसके चलते बस स्टैंड से होकर गुजरना भी मुश्किल हो गया था। वहां स्थानीय लोगों का जीना दुश्वार हो गया था। इसी को लेकर डीपीके न्यूज ने प्रमुखता के साथ खबर चलाई थी। अलवर से खबर, जहां गुरुवार को राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटक की ओर से केंद्रीय बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एटक के प्रदेश सचिव जफर इकबाल ने डीपीके न्यूज चैनल को बताया कि कई महीनों का वेतन 24 जून तक भी नहीं दिया गया, जिसमें कर्मचारी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, जिसमें घर चलाने में उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मई का वेतन शीघ्र और जून का वेतन भी समय अनुसार दिया जाए, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। ऐसा है जी, हमारा मई माह का जो वेतन है आज 24 तारीख हो गई है, आज तक भी नहीं आ पाया है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और उनको बहुत सी ज़रूरतों के लिए पैसे की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में 24 तारीख तक वेतन नहीं आना उनके लिए काफ़ी संकटग्रस्त हो रहा है। और इस संकट की स्थिति में हम मांग ये भी कर रहे हैं कि जो हमारा जून माह का वेतन है वो समय पर दिया जाए, क्योंकि जुलाई माह में कर्मचारियों के बहुत से खर्चे बढ़ेंगे, स्कूल से संबंधित, फीस से संबंधित, उनके एडमिशन से संबंधित। इसीलिए हमारी मांग है कि मई माह का वेतन शीघ्र दिया जाए, साथ ही जून माह का वेतन भी हमारा समय पर दिया जाए। इन मांगों को लेकर के आज हमने प्रदर्शन किया। अलवर से खबर, जहां कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के चलते युवक राहुल शर्मा की मौत के मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर युवक के परिजनों की ओर से शहीद स्मारक पर धरना दिया जा रहा है। गुरुवार को तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। तीसरे दिन अलवर शहर के विधायक संजय शर्मा भी परिजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान शहर विधायक ने मीडिया को बताया कि राहुल शर्मा की मौत को मैं साधारण नहीं मानता, उनकी हत्या मानता हूं। शहर विधायक संजय शर्मा ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर उनसे मांग की थी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल शर्मा जी की कोविड बीमारी के कारण डेथ हुई थी। उनका इलाज अलवर के निजी चिकित्सालय सानिया अस्पताल में चल रहा था और हालत ख़राब को देखते हुए उनको जयपुर रेफर किया गया था। सरकारी चिकित्सालय से परिवारजनों ने एम्बुलेंस हायर की थी, उसका पैसा उसको चुकाया था। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जब उत्पन्न होती है कि सरकारी एम्बुलेंस पर, सरकारी तंत्र पर हर आम आदमी विश्वास करता है,
और इस विश्वास के साथ लेके जाता है कि ये एम्बुलेंस बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त होगी। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में उस एम्बुलेंस में 2 सिलेंडर थे और एक सिलेंडर खाली हुआ तो दूसरे सिलेंडर की जब आवश्यकता पड़ी तो वो सिलेंडर भी खाली निकला। तो मैं राहुल शर्मा जी की मृत्यु एक साधारण मौत नहीं मानता, उनकी हत्या मानता हूँ। कौसा में भी आप लोग परिवारजनों ने प्रयास किया और लेकिन वहाँ पे भी अस्पताल में सिलेंडर नहीं मिला। तो ये कोई कोविड के कारण मृत्यु है, लेकिन ऑक्सीजन का अभाव, और वो भी सरकारी एम्बुलेंस का जो अपने राजस्थान सरकार के सामान्य चिकित्सालय से हायर की गई थी, उसमें ऑक्सीजन के अभाव में उस राहुल शर्मा इंजीनियर जो था उसकी मृत्यु हुई। उस बात को लेकर के दूसरे दिन ही मैं परिवार से जाके मिला था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा और उसमें मांग करी कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार का जीवन यापन करने वाला एक वो होनहार बालक था, छोटी सी 3 साल की एक बच्ची है और पत्नी के पास अब कोई रोजगार का स्थान है नहीं। परिवार पिताजी भी रिटायर सेवानिवृत्त है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की थी कि उनको कोई ऐसी नौकरी, सरकारी नौकरी या कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे जीवन यापन हो सके। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिला प्रशासन द्वारा, जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जांच बैठाई गई और पुलिस में आपने इस्तगासा के माध्यम से FIR भी लॉन्च कराई, लेकिन ना तो पुलिस कार्रवाई कर रही है और जिला कलेक्टर महोदय ने जो जांच बैठाई 3 डॉक्टर्स की कमेटी में, उसमें एक प्रशिक्षु IAS धीरज सिंह जी को उसकी कमान सौंपी गई थी। और जो मुझे जानकारी है, जैसा परिवारजन ने, आदरणीय बाबूजी ने मुझे बताया कि जांच जिला कलेक्टर महोदय द्वारा करवा ली गई है, लेकिन उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही है और जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। पहली मांग तो मेरी है, उसमें जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और इस्तगासा के माध्यम से जो FIR लॉन्च हुई है उसमें जो भी मुलजिम हैं उनकी जाँच करके दोषी हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही साथ जीवन यापन करने के लिए परिवार के पास कुछ भी नहीं है। खबर गड़साना से, जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसी को लेकर गड़साना सखी मार्ग पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शुभारंभ किया गया। इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स के संचालक श्रवण सिंह व रोहिता सुतार का कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर्यावरण के लिए खासे फायदेमंद है। अगर आप इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर का लेने का मन बना रहे हैं तो सखी मार्ग स्थित हायर एंटरप्राइजेज शोरूम में अवश्य पहुंचे और धांसू फीचर, रंग बिरंगी और 65 से 100 किलोमीटर तक की रेंज वाले किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर व बाइक खरीद सकते हैं। हम आपको जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बता रहे हैं उनकी कीमत 50,000 रुपए से कम है। ये सारे स्कूटर व बाइक A-स्टार बैटरी वाले हैं। पेट्रोल की बचत और अब खुल चुका है गड़साना इलाके में इलेक्ट्रॉनिक बाइक व स्कूटी का शोरूम। मुख्य तौर पर हम मौजूद हैं सखी मार्ग पे और मैं मेरे पीछे का दृश्य आपको दिखाना चाहूँगा कि हेयर इंटरप्राइजेज सखी रोड गड़साना, श्रवण सिंह जी जो इस शोरूम के संचालक हैं। हिंदुस्तान की पावर, आप देख सकते हैं कि बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए ये निर्णय कहीं ना कहीं इलाके के श्रवण सिंह जी ने लिया है और आज ओपन इलेक्ट्रॉनिक बाइक और स्कूटी देख सकते हैं आप, रंग बिरंगी लाल, हरी और उसके साथ वाइट रंग की लगातार अलग अलग रंग बिरंगी बाइक और स्कूटी। और आप देख सकते हैं कि आज शुभ मुहूर्त जो है वो सखी रोड जो गड़साना रोटरी चौक से लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर है और सखी मार्ग पर आप देख सकते हैं कि इस शुभ मुहूर्त में इलाके के प्रतिष्ठित और गणमान्य लोग भी पहुंचे हैं। मुख्य तौर पर क्या माइलेज रहता है और इलेक्ट्रॉनिक बाइक को कितना चार्ज किया जाता है और कितनी दूरी पर ये चलती है, इसको लेकर संचालक जो है श्रवण सिंह जी वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको जी बहुत बहुत विकास जी। इलेक्ट्रॉनिक बाइक की कहीं ना कहीं आपने शुरुआत की है, मुख्य तौर पे ये निर्णय कैसे लिया गया? विकास जी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जी। देखिए बढ़ता हुआ पेट्रोल के दाम हो गए, ठीक है जी, और इसका एक पोल्यूशन नहीं है किसी भी प्रकार का और इसके दाम भी बहुत कम है। आज बाइक पेट्रोल की 80,000 के टेपेटे आती है जी और इसका रेट 40 के लमसम है। बिल्कुल ठीक है जी। और
चलने में बहुत बढ़िया है ये। इसका कोई वो शोर शराबा भी नहीं है, इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह ना लाइसेंस की ज़रूरत है ना कहीं आरसी की ज़रूरत है। इस तरह से ये बहुत बढ़िया है कार। बिल्कुल, क्योंकि जब ग्राहक कहीं ना कहीं पहुंचता है तो इस बाइक में और स्कूटी के अंदर एक सिस्टम की बात करता है, तो मुख्य तौर पे इसमें क्या व्यवस्थाएं रहती है, कितना इसको चार्ज किया जाता है और कितनी दूरी तक ये चलती है? विकास जी देखिए, इसके अंदर कई ऑप्शन हैं। 5 घंटे चार्ज करने के बाद ये 60 किलोमीटर भी चलती है, 80 भी चलती है, 120 भी चलती है। ठीक है जी, अलग अलग इसके रेट हैं और 5 घंटे इसको चार्ज लगाना पड़ता है। ठीक है जी। तो इसमें अलग अलग ब्रांड कौन कौन से आपके पास? हिंदुस्तान पावर का है जी, वेरिवो कंपनी का है। ठीक है, सभी प्रकार के इसके अंदर फंक्शन हैं, मोबाइल चार्ज लगाना है, रिवर्स भी चलती है ये, इस तरह करके इसकी बहुत फैसिलिटीज़ हैं। बिल्कुल, अलग अलग फैसिलिटी से कहीं ना कहीं बाइक इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी का जो संचालन है, जो शुरुआत है वो सखी रोड पे किया गया है। कम दाम में अधिक फायदे। तो स्थानीय लोग भी यहाँ मौजूद हैं। सर, आज यहाँ पहुँचे हैं आप, अलग अलग प्रकार की स्कूटी भी है, बाइक भी है, क्या कहेंगे आप? सर, बढ़ती महंगाई को देखते हुए अब अपने घर से निकलते हैं तो 100-200 का पेट्रोल डलवाना पड़ता है, मार्केट में भी जाना है तो डलवाना पड़ता है। इससे उसमें बहुत फ़ायदा होगा इसे इलेक्ट्रॉनिक का, क्योंकि आज तेल के दाम आपको पता ही है, पेट्रोल 100 से ऊपर निकल चुका है। तो इसलिए जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, लोकल कोई छोटा मोटा काम है, तो अपने बिल्कुल इससे जोड़ सकते हैं ताकि अपनी महंगाई है उसको कम कर सकते हैं, घर की महंगाई को। तो स्थानीय जो सरपंच है वो भी मौजूद हैं। सर, बात की जाए गड़साना इलाके की, रावड़ा, अनूपगढ़, तो आज देख सकते हैं कि हिंदुस्तान की पावर इलेक्ट्रॉनिक बाइक और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी जो है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं सरवण सिंह जी ने सखी रोड पे की है, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जैसे हमारा सपना सखी रोड को इको फ्रेंडली बनाने का है, वैसे इको फ्रेंडली शुरुआत है। इससे कहीं ना कहीं प्रदूषण भी दूर होगा और जो ईंधन का खर्चा है वो भी कम होगा और बड़ी सुविधाजनक बाइक है छोटे बच्चों के लिए, मतलब जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, और महिलाओं के लिए ये बड़ी एक सुविधाजनक बाइक रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इससे हम पर्यावरण के एक दोस्त के रूप में, अगर इसको हम खरीदते हैं, चलाते हैं, तो हम एक पर्यावरण के दोस्त के रूप में हम काम करेंगे। और निश्चित रूप से हमारी खुशी की बात है कि 3 STR ग्राम पंचायत के अंदर ये जो बाइक का शोरूम खुला है यहाँ पर, ये एक नया आयाम स्थापित हुआ है और पर्यावरण रक्षक आयाम है ये। जिस प्रकार से रोड हमारी इको फ्रेंडली होगी, उसी प्रकार से बाइक भी इको फ्रेंडली है और ये पर्यावरण का साथ देगी पूरा। बिल्कुल, पर्यावरण का जो साथ है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक बाइक और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देगी, और उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आज गड़साना में की गई है। हमारे साथ समाज सेवी और इलाके के भामाशाह मनोज जी चुग भी मौजूद हैं। मनोज जी, आज एक अच्छी शुरुआत, पर्यावरण रक्षक भी कहा जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बाइक की शुरुआत हुई है, तो क्या कहेंगे? बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए ई बाइक बहुत बढ़िया निर्णय है सरवण सिंह जी का, जो गड़साना में शुरुआत की है इन्होंने, और साथ में पर्यावरण के लिए भी बढ़िया है। बिल्कुल, कम दाम में ज़्यादा फैसिलिटी। हमारे साथ संजीव जी मौजूद हैं, जो वार्ड पंच प्रतिनिधि भी हैं इलाके के। क्या कहेंगे सर आज शुरुआत को देख के? शुरुआत सरवण सिंह जी ने कर दी है, अब सहयोग गड़साना वासियों को चाहिए, जिससे कि सबसे ज़्यादा ये है कि मतलब कि सरपंच साहब ने बताया इको फ्रेंडली है, छोटे बच्चों के भी चलाने में इजी है, कि स्पीड लिमिटेड है इनकी, कि हाई स्पीड नहीं है। और दूसरा ये है कि ना पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट, और पेट्रोल के रेट बढ़ते हुए आज हर आदमी को इसकी ज़रूरत है, तो मेरे हिसाब से सबको विजिट करना चाहिए। और इसके बहुत मॉडल हैं और देख के, और सुंदर कलर हैं, आप देखो इनके बढ़िया बढ़िया वैरायटी बड़ी हैं, तो आपको आना चाहिए और एक बार देखना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल, शुरुआत के साथ साथ सरवण जी क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम लोगों से, जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं? हाँ जी, सभी से कहेंगे जी एक बार आएँ, सभी प्रकार के मॉडल हैं, एक बार देखें आके, रेट के बारे में कन्फर्म हो जाएगा सभी को। इसके बहुत ही कम दाम हैं और चलने में बहुत बढ़िया है। बच्चे जैसे ही अपने स्कूल लगेंगे, बच्चों के लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है। बिल्कुल सर, बच्चों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। आज शुरुआत हुई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार के लिए, जैसे बड़ी बाइकें खरीद नहीं सकते हैं, ये सस्ती बाइक है, पर्यावरण के लिए भी है और पेट्रोल की बचत भी उसमें ज़रूरी है। मध्यम वर्गीय परिवार इतना नहीं झेल सकता, डेली बचत भी अच्छी है इसमें। ये है संदेश का, आइए आप हमारे शोरूम पे आइए, देखिए चीज़, ट्राई कीजिए और ख़रीदिए।
बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं जब हम बड़ी बाइक चलाते हैं तो उसमें हेलमेट की आवश्यकता होती है और अन्य कई कागजातों की आवश्यकता होती है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी शुरुआत है कि भी इसमें हेलमेट की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसमें न हेलमेट है, न लाइसेंस चाहिए, न रजिस्ट्रेशन चाहिए, न आपको इंश्योरेंस चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हेलमेट इसलिए थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि खुद की सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है, बाकी इसमें कुछ भी ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल, हेलमेट अपनी सुरक्षा। तो इसके साथ साथ एक बार सखी रोड स्थित इस इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में अवश्य पहुँचें और तमाम लोगों से ये आग्रह है कि एक बार इस जो रंग बिरंगी जो बाइक है, इलेक्ट्रॉनिक जो स्कूटियां हैं, उनका निरीक्षण करें, देखें, परखें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, ताकि इसके साथ साथ पेट्रोल की बचत है और पर्यावरण रक्षक भी कहीं ना कहीं ये इलाके के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटियाँ जो है वो साबित होगी। तो तमाम लोग अवश्य पहुँचे और निरीक्षण करें और खरीदें। मैं मेरे सहयोगी राकेश के साथ विकास पारिक, डीपीके न्यूज़, गड़साना। जालौर से खबर, जहां भीनमाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर उपाध्यक्ष विक्रम सोनी के जन्मदिन पर कच्ची बस्तियों में जाकर गरीब बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मान सिंह व पिंटू महात्मा मौजूद रहे। आपको बता दें कि विक्रम सोनी को गरीब बच्चों के प्रति घना लगाव है। सांचौर के कई गांवों में पानी की समस्या को लेकर वन मंत्री सुखराम बिश्नोई के बेटे भूपेंद्र बिश्नोई ने गांवों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी, वहीं जलदा विभाग को भी अवगत करवाया। वहीं जिले भर में लगातार पानी की समस्या को लेकर भारी समस्या बनी है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भूपेंद्र बिश्नोई लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। मगराना से खबर, जहां शहर के विश्वकर्मा मंदिर प्रांगण में गुरुवार को भाजपा शिरोमणि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि कार्यक्रम विधायक रूपाराम मोरावतिया के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक मोरावतिया ने कहा कि एक देश एक निशान होना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने बताए पथ पर चलने का आग्रह किया। वहीं कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष रमेश चंद्र व्यास सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रदेश में परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी के आदेश के बाद एम्बुलेंस वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाने का काम शुरू हो गया। जीपीएस लगाने के बाद एम्बुलेंस की लोकेशन की सही जानकारी रहेगी। राजधानी जयपुर के चोमू में स्थित जिला परिवहन कार्यालय में उपखंड की 24 एम्बुलेंस में जीपीएस सिस्टम लगाने के लिए शिविर लगाया गया। जिला परिवहन अधिकारी अनूप सहरिया ने बताया कि सभी एम्बुलेंस में जीपीएस आज से लगाया जा रहा है। 16 एम्बुलेंस परिवहन विभाग में पहुंची, बाकी एम्बुलेंस बाहर गई हुई है। आने के बाद उनमें भी लगाया जाएगा। इसमें एम्बुलेंस की रियल लोकेशन का पता रहेगा। यहाँ पर चौमू क्षेत्र की जितनी भी एम्बुलेंस है उसमें एक डिवाइस, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाई जाएगी, जिससे कि एम्बुलेंस की रियल टाइम लोकेशन का पता लगाया जा सके। क्योंकि आजकल कोविड जनित इमरजेंसी चल रही है, इसमें कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी एम्बुलेंस की, तो उसका रियल टाइम में किस जगह लोकेट हो रही है वो उसको लोकेशन उसकी ट्रेस करके उसको उपयोग के लिए बुलाया जा सके। करीब 24 एम्बुलेंस है चौमू क्षेत्र में, जिनमें से ज़्यादातर के आज डिवाइस यहाँ कैंप रखा है डीटी ऑफिस चौमू में, यहाँ कैंप में लगा दी जाएगी। पर बीकानेर के श्री कोलायत से, जहां महर्षि कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कोलायत के कपिल सरोवर के बरसाती पानी के बहाव क्षेत्र में बने अवरोध को हटाने का कार्य शुरू करवाया गया। पिछले 3 दिन पहले अधिकारियों ने मौके पर जाकर देखा व एक जगह चिन्हित कर उस गड्ढे को भरवाने के लिए ग्रामीणों को आश्वासन दिया, परंतु गुरुवार को पहुंचे उपखंड अधिकारी प्रदीप कुमार चाहर, तहसीलदार हरि सिंह शेखावत, सीओ कोलायत महावीर प्रसाद शर्मा व साइंस एसोसिएशन से राजेश चुरा और संदीप चांदा सहित अनेक लोगों ने कृत्रिम नदी बनाने का कार्य शुरू किया और इन सभी ने कहा कि इस कटाई किए जा रहे रास्ते को पानी को सरोवर में लाया जा सकता है। एडवोकेट दिलीप सिंह राजपुरोहित ने कहा कि प्राकृतिक नदी से बहाव क्षेत्र को छोड़कर उस गड्ढे को ना भरकर उसे निकट से कटाव का रास्ता बनाकर नदी के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, जो सरासर गलत है। कपिल सरोवर के जल बहाव क्षेत्र में 2 दिन पहले जो प्रशासनिक अधिकारियों ने नदियों में हो रहे अवरोध को चिन्हित किया था, उस हिसाब से अभी वर्तमान में कार्य नहीं हो रहा है और कृत्रिम नदी को बनाया जा रहा है और पुरानी नदियां हैं जो अवैध खनन के खड्डों से बंद हो चुकी है, उसमें कोई प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे ग्रामीण संतुष्ट है नहीं, क्योंकि कपिल सरोवर धार्मिक आस्था का केंद्र है और कृत्रिम नदियां कब तक बना करके उसमें पानी लाया जाएगा। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों एवं माइंस एसोसिएशन द्वारा जो लगातार कार्य करवा जा रहा है वो कृत्रिम नदियों का उचित नहीं है। तो अधिकारियों से निवेदन यही है कि पुरानी नदियों के जल बहाव क्षेत्र को खोला जाए और इस पर ध्यान दिया जाए। सरोवर के कैचमेंट एरिया में प्रशासन द्वारा
जो पूर्व में नदियाँ चल रही थी तेतरी से लेकर कोलाई तक, और उसमें अवैध खनन हो गए जो कि अराजी राज की भूमि है। उस भूमि में प्रशासन के द्वारा कृत्रिम नदी बनाना प्रारंभ किया गया है, जबकि हम ये चाहते थे कि वास्तविकता में जो प्राचीनता से जो हमारी नदी टेचरी से लेकर कोलाई तक बहती थी उसको ही तैयार करवाया जाए। लेकिन प्रशासन ने ये कहा है कि समय बहुत कम है, बारिश आने वाली है, इसलिए पहले हम कृत्रिम जो नदी का निर्माण करेंगे। हालांकि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन जब तक बारिश का मौसम है और बारिश से पहले ये प्रशासन जो कुछ भी कर रहा है हम देख रहे हैं, हमारा विरोध जारी है। हम चाहते यही है कि तेतरी से कोलाई तक की मूल नदी जो है वो ही वापस खुदे, ताकि वास्तविकता में पानी कोलाई के सरोवर में आ सके। जालोर के तवाब से खबर, जहां निकटवर्ती ग्राम पंचायत जोड़वाड़ा में खेल मैदान में आज 3 दिवसीय खेल का शुभारंभ जिला परिषद प्रतिनिधि सांवलाराम पुरोहित द्वारा किया गया। उपस्थित पूर्व सरपंच नरेंद्र सिंह राठौर, जगदीश सिंह राजपुरोहित, कपूराराम लोहार सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। इस खेल में 2 दर्जन टीम अपना भाग्य आजमाएंगी। आयोजनकर्ता DK जागरवाल, सुरेंद्र सिंह जीतू सहित उनकी टीम तत्पर है। सूरतगढ़ से खबर, जहां उपखंड कार्यालय के सामने 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना चौथे दिन भी जारी रहा। धरने पर किसान नेता राकेश बिश्नोई व किसान नेता अमित कल्याणा के नेतृत्व में लगातार धरना जारी है। किसान नेता राकेश बिश्नोई ने संबोधित करते हुए कहा कि जब तक काले हिरण प्रकरण के सभी मुलजमान व अधिकारीगण व आत्माराम पर हुए हमले के सभी दोषियों को गिरफ्तार नहीं होंगे, उचित कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हमारा आंदोलन मजबूती से जारी रहेगा। हर हालात में प्रशासन को पीड़ित पक्ष को न्याय देना ही पड़ेगा, चाहे हमें आंदोलन किसी भी हद तक ले जाना पड़े। वहीं काले हिरण के शिकारियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई करें व वन अधिकारी जिन लोगों ने इस मामले को सही तरीके से संज्ञान में नहीं लिया उनके विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन का केस दर्ज कर उचित कार्रवाई करें। वहीं शिकार वारदात का खुलासा करें। चश्मदीद गवाह आत्मराम पर हुए जानलेवा हमले के तमाम मुलजिमान पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करें। 8 सूत्री मांगों को लेकर लगातार वन्य जीव संरक्षण के लोग बड़े आक्रोश में है। मकराना से खबर, जहां शहर के तहसील कार्यालय में गुरुवार को सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 1650 वृक्ष लगाए गए। यह कार्यक्रम अतिरिक्त जिला कलेक्टर रिचपाल बुल्डक के सानिध्य में आयोजित हुआ। इसमें मकराना विधायक रूपाराम मोरावतिया, कांग्रेस जिला अध्यक्ष व पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गेसावत व नगर परिषद की सभापति समरीन भाटी और उपसभापति अब्दुल सलाम भाटी, उपखंड अधिकारी सैयद सिराज अली जेदी, तहसीलदार दिनेश कुमार शर्मा बतौर अतिथि मौजूद थे। आपको बता दें कि मियावाकी विधि द्वारा कृत्रिम जंगल निर्माण के तहत धरती अमृत प्रोजेक्ट के ओंकार सिंह की टीम द्वारा 51 नेट स्पेशल काम में लेते हुए सघन वृक्षारोपण किया। आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय डीडवाना के सानिध्य में तहसील परिसर में सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें 1650 पौधों का एक साथ वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें 51 नेटिव स्पेसीज हैं वो काम में ली गई है। ये सारी की सारी स्पेसीज जो हैं अपने लोकल क्लाइमेट को सूट करने वाली और इसमें ही बढ़ने वाली हैं। ये मियावाकी जो कृत्रिम जंगल है उसकी कॉन्सेप्ट है, और जिसमें प्रशासन के सभी जो विभाग हैं उनका सहयोग भी लिया गया है। PWD, PHED, नरेगा, ग्रामीण पंचायती राज और नगर परिषद मकराना, इन सभी के सहयोग से आज यहाँ पे, इसी के साथ जो भामाशाह हैं, शहर के प्रबुद्ध शहरी हैं, उन्होंने भी इसमें सहयोग दिया है। ग्रामीण क्षेत्र से सरपंच महोदय हैं, वो बता रहे हैं, उनका इसमें सहयोग लिया गया है। और अभी वृक्षारोपण आप जैसे देख रहे हैं, आप इसमें कवर भी करेंगे। इसकी रूपरेखा जो है मिस्टर ओंकार सिंह हैं, जो धरती अमृत प्रोजेक्ट से हैं, उनकी हमने जो तकनीकी सहायता ली है। उनकी टीम पिछले 5 दिनों से यहाँ कार्य कर रही है, जिसमें अर्थ वर्क होता है, फिर सोइल वर्क होता है, और फिर ये बेड प्रिपेयर होता है, उसके ऊपर ये पौधारोपण किया गया है। धन्यवाद। राजधानी जयपुर में एयू फाउंडेशन द्वारा शहर की बस्तियों व कॉलोनियों में कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। एयू फाउंडेशन के पवन तिवारी ने बताया कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक व एयू फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में जयपुर शहर की बस्तियों व कॉलोनियों में कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कोरोना टीकाकरण से संबंधित लोगों की अफवाहों व शंकाओं को सर्वे के माध्यम से समझाकर उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ कोरोना का टीका लगवाने की प्रक्रिया में भी सहयोग किया जा रहा है, जिसमें लोगों को टीकाकरण केंद्र पर लेकर जाना और टीकाकरण के बाद लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था फाउंडेशन के माध्यम से की जा रही है। जब अब तक एयू फाउंडेशन
फाउंडेशन के माध्यम से 500 से अधिक लोगों को कोरोना का टीका करवाया जा चुका है, जिसमें मुख्यतः बुजुर्ग, महिला व दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। देश और दुनिया के साथ ही इस समय राजस्थान प्रदेश भी कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। इस बार ये महामारी ज्यादा खतरनाक बनकर सामने आई है। प्रदेश में कोरोना के मामलों के साथ ही प्रतिदिन इससे होने वाली मौतों की संख्या भी तेजी से